आप क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं आज फिर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से एक नया वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस नए वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। आप लोगों ने अब तक केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ रखा है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन से लेकर के रेडॉक्स रिएक्शंस तक। तो इसका मतलब सीधा निकल करके आता है कि उस रिएक्शंस को यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट होता है तब उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नए टॉपिक को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, दिया गया है कि एक क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक प्रकार का सिंबॉलिक नोटेशन है जिसका यूज होता है, ठीक है ना, या जिसमें यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, रिएक्टेंट के रूप में अगर एलिमेंट या कंपाउंड है तब उसका फॉर्मूला या उसका सिंबल, और उनके द्वारा आसानी से उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं या उसको दर्शा देते हैं, उसको हम दिखा देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है, इन अदर वर्ड्स सिंपली वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम लोग साधारण तरीके से कह सकते हैं कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह या जो एलिमेंट्स थे उनका सिंबल जो होता है यूज किया जाता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे रिएक्शन को, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि केमिकल इक्वेशन जो है उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को, तो किस प्रकार से करते होंगे, कैसे उसको हम यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही आसानी से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कॉपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है ना ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। तब हम कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, एक कंपाउंड के रूप में है और कार्बन क्या है, एलिमेंट के रूप में है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट के रूप में कॉपर और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये जो रिएक्शन जो है ना इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से दिखा सकते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड जो है ना उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मूला CuO, और कार्बन जो है ना उसका सिंबल C, और जो प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि कॉपर यहाँ अलग हो रहा है और कॉपर मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तब उसका भी सिंबल और उसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका फॉर्मूला और उनका सिंबल जो है, अगर एलिमेंट है तो सिंबल तो होगा ही, तो उनका फॉर्मूला और उनका जो सिंबल है उसको यूज करके हम लोग इस पूरे रिएक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ना इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यह केमिकल इक्वेशन जो है इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जितने भी होते हैं ना दो तरह के होते हैं। एक होता है यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट के साइड में उतने ही होते हैं जितने प्रोडक्ट के साइड में होते हैं। और अगर वह केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तब उसमें हम क्या देखेंगे कि जितने एटम्स रिएक्टेंट के साइड में होते हैं ना उतने प्रोडक्ट के साइड में नहीं होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं इसे। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिया गया है, डेफिनेशन इसका दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है
इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन की द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ जो होते हैं एटम्स, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट के साइड में उतने ही होते हैं जितने कि प्रोडक्ट के साइड में होते हैं, यानी दोनों तरफ इक्वल होते हैं। यानी मान लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की तरफ अगर 10 अगर एटम है तो टोटल प्रोडक्ट की तरफ भी 10 एटम ही होंगे, कम या ज्यादा नहीं होंगे। और अगर दोनों तरफ 10 हैं तो हम बोलेंगे क्या है, वो बैलेंस्ड है, वो क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, उसमें कम या ज्यादा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है दोनों साइड में, वह संतुलित केमिकल इक्वेशन है, यानी कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, हम उसको ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर हम किस बेसिस पर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का आखिर बेस क्या है, आधार क्या है, उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, कौन सा बेसिस है, ठीक है ना, तो हम वहां पर क्या बोल सकते हैं कि ऑल इक्वेशंस मे बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप लोगों ने पहले से 9th क्लास में पढ़ रखा है। आप जानते हैं कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका साफ मतलब निकलता है कि कहीं पर भी अगर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट जो है उस साइड में अगर मान लेते हैं कि मास अगर है 100 ग्राम, तो इसका मतलब निकल कर क्या आता है कि जो प्रोडक्ट होगा ना उधर भी मास 100 ग्राम ही होना चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, दोनों तरफ इक्वल होगा, जितना रिएक्टेंट की तरफ उतना ही प्रोडक्ट की ओर होगा। तो हम लोग लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस जो होता है उनको बैलेंस करते हैं, उनको संतुलित करते हैं। यानी कि जिस तरफ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम कम होता है, उधर हम नंबर ऑफ एटम उतना ही करते हैं जितना दूसरे साइड होता है, यानी कि दोनों तरफ हमको बराबर रखना पड़ता है नंबर ऑफ एटम्स को। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा, ऑल इक्वेशन में बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स फॉर मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। यानी मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही मास उनके प्रोडक्ट्स का होगा, दोनों इक्वल होगा। आगे समझने का प्रयास करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब यह है कि असंतुलित समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि यहाँ पर संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि द इक्वेशन इन विच, वह इक्वेशन जिसमें एटम जो होता है विभिन्न एलिमेंट के, एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में वो इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, और उस सिचुएशन में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है और तब वो गलत हो जाता है, यानी कि वो सही तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, वह गलत हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कब करेंगे और कैसे करेंगे। अगर केमिकल इक्वेशन पहले से है अनबैलेंस्ड तभी हम उसको करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो सवाल खड़ा होता है कि हाउ कैन वी बैलेंस्ड एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कोई भी अगर मान लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तब उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले कुछ चीजों को याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट रखिएगा। सबसे पहली बात, थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले जो चीजें याद रखनी होती है उसमें क्या है, सबसे पहला है नेवर चेंज अ फॉर्मूला ड्यूरिंग बैलेंसिंग एन इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के दौरान हमें फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला पहले से था उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, उसमें किसी प्रकार का जो है अपना एक्स्ट्रा जो होता है दिमाग खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, उसको चेंज मत कर दीजिएगा फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला है वो जस का तस रहेगा, उसमें कोई बदलाव या कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पर निकल करके आती है, बैलेंसिंग इज डन बाय प्लेसिंग कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला टू इंश्योर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हम देखते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, उसके दोनों साइड में, मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन के रूप में, तो ये जो एरो जो दिखाई पड़ रहा है, इस एरो के दोनों साइड में, प्रोडक्ट के साइड में और रिएक्टेंट के साइड में, दोनों साइड में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमें उन्हीं को इक्वल करना होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए जो आप वहां पर देख रहे हैं ना, कि जो वहां पर आपको दिया गया फॉर्मूला या वहां पर जो आपको दिया गया है सिंबल दिया गया है, उसके हम लोग आगे जो होता है पुट करते हैं, समझ गए ना। ऐसा मत कीजिएगा कि पीछे कुछ वहां पर पुट कर दीजिएगा, कुछ संख्या लगा दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दिया गया है H2, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आप एक बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, उसमें एक दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसको वहां पर दिया हुआ है आपको H2 दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आप वाटर का फॉर्मेशन निकाल ले लीजिए, ठीक है, H2 प्लस O2 2H2O, बैलेंस करता है तो 2H2 प्लस O2 2H2O होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीछे जो है लगा हुआ, उसको हम लोग कभी भी जो है घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपको पीछे नहीं लगाना है, याद रखिएगा उसको, यानी कि जो एलिमेंट का जो दिया गया सिंबल ना, उसको पीछे मत लगा दीजिएगा, कुछ भी जो करिएगा आगे में कीजिएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बैलेंस करते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है। यानी कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो पहला तो है कि आपको उसके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर देना है, फॉर्मूला को 10 का 10 छोड़ दीजिएगा। और दूसरा, एटम्स की संख्या को बराबर करते समय आगे जो होता है, फ्रंट जो होता है, वहां पर ध्यान रखिएगा, पीछे में मत लगा दीजिएगा अपनी तरफ से कुछ, ऐसे ही। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। अब उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड की, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसके द्वारा केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे संतुलित कर सकते हैं अगर वो पहले से अनबैलेंस्ड है तो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ, इस तरफ आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है एक इक्वेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि आपको दिया गया है Fe+H2O, एरो है, यानी कि प्रोडक्ट के साइड वाला मैं बता रहा हूँ, Fe3O4 + H2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस इक्वेशन में, उस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट शामिल हैं, उस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट शामिल हैं, आपको उनका सिंबल पता होना चाहिए। और अगर कोई वहां पर कंपाउंड है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा ना कि आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अब उस सिंबल या उस फॉर्मूला में जो अलग अलग एलिमेंट शामिल थे, उनके सिंबल के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पर काउंट कर लीजिएगा कि उनमें किसके कितने एटम्स हैं, और काउंट करके आप उसको अपना लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि जहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे ज्यादा गड़बड़, मतलब कि सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, वहां पर से हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है काउंट द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट है ना, उनके एटम्स को काउंट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं अलग से लिख करके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में क्या क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करना शुरू करें, अगर हम गिनती करना शुरू करें, तब हम क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है उस साइड में ये कितना है, एक है इसका आइटम आयरन का, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 है। यानी आयरन जो है 1 है संख्या उसके एटम का, हाइड्रोजन जो है उसके एटम का संख्या 2 है, और ऑक्सीजन के एटम का संख्या भी 1 है। अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तब यहाँ पर आयरन कितना दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिखाई पड़ रहा है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखाई पड़ रहा है, 4, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंस निकल करके आ रहा है। अब अगर यहाँ पर टोटल कीजिएगा तब आपको क्या मिलता है कि रिएक्टेंट के साइड में कितने एटम्स हैं, तो 2, 3 और 4 हैं, जबकि प्रोडक्ट के साइड में है तो 3, 2, 5, 4, 9, यानी कि बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, संतुलित नहीं है।
अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 है स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसके साथ में ज्यादा संख्या जो है एटम्स का, वहां से हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस निकल करके कहां आ रहा है, किसके साथ आ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और डिफरेंस भी वहां पर ही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के साइड में जो है ऑक्सीजन वहां पर देखिए 1 है और प्रोडक्ट के साइड में 4 है। तो तरीका क्या है इसको बैलेंस करने का, कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे एटम ऑक्सीजन का, फिर रिएक्टेंट के साइड में लिख लेंगे, फिर प्रोडक्ट के साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल यानी कि शुरू में रिएक्टेंट के साइड में कितना है ऑक्सीजन के एटम का संख्या 1 है, और प्रोडक्ट के साइड में कितना है 4 है, ठीक है। अब बैलेंस जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट के साइड में तो पहले से तो 4 था ही, हमें रिएक्टेंट जो है ना इसके साइड में भी हमको 4 लाना पड़ेगा। तो पहले से 1 था तो क्या करना है, इसको 4 से गुना कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था पहले से, कि जिसका संख्या आपको यहाँ से पहले से दिखाई पड़ रहा था कि मतलब कि वो 1 एटम था, अब उसको हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीछे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस सिचुएशन में। अब यह इक्वेशन क्या बन गया, Fe प्लस बन गया 4H2O, एरो आपको दिखा दिया हुआ है Fe3O4 प्लस H2। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ना उसका संख्या इधर था 4, इधर भी हो गया है 4, ठीक है। लेकिन हम ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करने के क्रम में क्या किए कि हाइड्रोजन जो था उसके संख्या को हमने बढ़ा दिया, है ना। पहले से तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 दिखाई पड़ रहा था, देखिए यहाँ 2 और वहां भी 2 दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का संख्या यहाँ 8 हो जा रहा है और इधर 2 ही है, ठीक है। यानी कि अभी से सिचुएशन में हाइड्रोजन जो है उसका संख्या बहुत ज्यादा जो वैरी कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब देखिए पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। तो देखने पर आप क्या पाइएगा कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आयरन एंड H आर नॉट बैलेंस्ड इन एबव रिएक्शन, सो द एबव रिएक्शन रिपीट द एबव प्रोसेस फॉर बोथ, ठीक है। अब इसके बाद इसको लगातार जो है आगे रिपीट किया गया है, जैसे ऊपर के थोड़ा सा नीचे रिपीट कर रहे हैं। अब नीचे में हम क्या देख रहे हैं, नीचे में हम देख रहे हैं कि शुरू में रिएक्टेंट के रूप में हाइड्रोजन जो है उसका संख्या कितना दिया हुआ है 8 है, देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 8 है, और प्रोडक्ट में कितना उसका संख्या है, उसका संख्या प्रोडक्ट में है 2, ठीक है। बड़ा करके उसको हम लिख दे रहे हैं ताकि दिख जाए आप लोगों को, छोटा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का संख्या कितना है आपको पहले से देखिए 2 है, ठीक है ना, पहले से उसका 2 था, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से 8 था, तो रिएक्टेंट में 8 था, प्रोडक्ट में 2 था। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में 8, प्रोडक्ट में 2। अब हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो रिएक्टेंट जो था उसमें तो आपको 8 का 8 है ही, उसमें तो कुछ करना है नहीं। जो प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना उधर आपको 8 करना है ना। तो पहले से हम क्या देख रहे थे कि H2 था, है ना, तो इसको क्या करेंगे हम 2 जो है इसको 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हम यहाँ पर आगे लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 8 हाइड्रोजन प्राप्त हो गया, यानी कि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ तक आते आते हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का संख्या बैलेंस हो गया 4 2 8, देख लीजिए 4 2 8, और ऑक्सीजन जो था वो कितना हो गया है 4, और यहाँ भी देखिए 4, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुका है। तो अब बचा गया, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, सिर्फ बच गया है आयरन, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन जो है उसका 1 है एटम, यहाँ पर कितना है 3 एटम है। अब फिर से हम रिपीट करते हैं, ये जो प्रोसेस जो है इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। अब इस बार आयरन के लिए हम लेते हैं, देखिए पहले हमने लिया था ऑक्सीजन के लिए, फिर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन के लिए ले चुके, और हम ले रहे हैं किसके लिए, आयरन के लिए ले रहे हैं। तो इनिशियल शुरू में रिएक्टेंट के साइड में, यानी कि रिएक्टेंट के साइड में देखिए कितना है, तो आयरन जो है रिएक्टेंट के साइड में उसका आपको 1 दिखाई पड़ रहा है एटम, ठीक है। और प्रोडक्ट के साइड में देख रहे हैं कितना है, प्रोडक्ट के साइड में देखिए इसको और बड़ा करके लिख देते हैं 3 है, ठीक है, 3 है, देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, टू बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अरे प्रोडक्ट के साइड वाला जो था 3, उसको 3 तो छोड़ ही देंगे, उसमें तो कुछ करना है नहीं, हमको तो 1 को 3 करना है, तो इसको क्या करेंगे हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो था कुछ नहीं किया है, जस्ट का तस्ट छोड़ दिए हैं, इधर देख लीजिए क्या किया है, इधर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि अब एक क्वेश्चन मिल रहा है 3Fe + 4H2O
एरो है Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसके बाद फिर से हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, फिर से काउंट करेंगे। देखिए आपको दिया गया फाइनली चेक द कोरेक्टेंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर जो बैलेंस इक्वेशन जो दिया गया है, यानी कि जो हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे उसको फाइनली जो है अगर हम चेकआउट कर लेते हैं, खुद से चेक कर लेते हैं कि एटम का संख्या दोनों साइड में बराबर है कि नहीं है। अब देखिए आपको एलिमेंट दिया गया है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तीनों शामिल था वो यहाँ पर लिख दिया गया है। शुरू में वही 3 था हमारे पास में, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम हम रिएक्टेंट के साइड में ले रहे हैं, तो आयरन का 3 है, हाइड्रोजन का 4 दूना 8 है और ऑक्सीजन का 4 है। अब हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के साइड में देख लेते हैं, प्रोडक्ट के यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। प्रोडक्ट के साइड में देखिए तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आयरन जो है उसका हमको 3 ही मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आयरन का 3 है, हाइड्रोजन जो उसका 8 ही मिल रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पर देखिएगा तो 4 दूना 8 मिलेगा और ऑक्सीजन का कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ऑक्सीजन का देख लीजिए 4 मिलेगा। यानी किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आयरन दोनों में 3 है, हाइड्रोजन का एटम संख्या दोनों में 8 है और ऑक्सीजन का दोनों में 4 है, यानी कि इक्वेशन क्या हुआ, बराबर हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको हम फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको सुन लीजिएगा एक बार, बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल आसानी से सुन लीजिए समान तरीके से। देखिए दिया गया है कि Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ये अनबैलेंस्ड था, क्योंकि जब हम लिख रहे थे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के साइड का, तब हम क्या देख रहे थे कि आयरन जो है उसके रिएक्टेंट के साइड में 1 एटम था, हाइड्रोजन का 2 था, ऑक्सीजन का 1 एटम था, लेकिन प्रोडक्ट में वही आयरन का 3 एटम था, हाइड्रोजन का 2 था और ऑक्सीजन का 4 एटम था। हमको इसको संतुलित करना था, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अब हीट एंड ट्रायल मेथड जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, लंबा प्रोसेस होता है बैलेंस करने का। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है, तो यहाँ ऑक्सीजन वाला में, एक में 4 है, एक में 1 है। तब क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर बॉक्स बना लिए हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको दे देना है सीरियल नंबर, ठीक है ना। एटम ऑक्सीजन का इनिशियल शुरू में कितना है रिएक्टेंट में, तो 1 है, अब प्रोडक्ट में कितना है तो 4 है। अब हमको बैलेंस करना है, तो टू बैलेंस रिएक्टेंट में क्या कर रहे हैं 1 था और प्रोडक्ट में 4 था, तो प्रोडक्ट में 4 था उसको छोड़ देंगे, रिएक्टेंट में 1 है उसको 4 करना है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऑक्सीजन के एटम जो है ना, ऑक्सीजन का जो एटम दिख रहा है उसको उतना से मल्टीप्लाई हम इक्वेशन में भी कर देंगे। तो इक्वेशन में ऑक्सीजन कहाँ था आपको, यहाँ था 1, इसको 4 से करना है तो 4 आगे पुट कर देंगे, 4 यहाँ पर लगा दिए, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4 लगा करके अभी नया मिल गया इक्वेशन, पर ये भी बैलेंस नहीं है। अब अभी गड़बड़ क्या है, अभी गड़बड़ है यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर से सीरियल नंबर 1 2 कर लेंगे। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल शुरू में रिएक्टेंट में 8 है, देख लीजिए 4 दूना 8 रिएक्टेंट में है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट में कितना है 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 2 है, बराबर करना है, रिएक्टेंट को जस्ट तक छोड़ देंगे बैलेंस करते समय। अब प्रोडक्ट में जो 2 है उसको कितना है तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और जितना से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना से ही उसके एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा था H हाइड्रोजन, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 8 भी हो गया। तो अब तक हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं, अब सिर्फ आयरन रह गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है ना, इसमें हम लोग आयरन को लेकर के आएंगे। इसमें क्या करेंगे, इस बार हम सीरियल नंबर में इनिशियल दे देंगे, रिएक्टेंट में आयरन का कितना है, आयरन जो था इसका देख लीजिए शुरू में कितना था 1 था एटम, अब प्रोडक्ट में कितना था 3 था, है ना। बैलेंस करेंगे तो हमको इस प्रोडक्ट के 3 के बराबर इसको भी 3 करना है रिएक्टेंट को, तो जो 3 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना उतना संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और जितना से करेंगे उतना ही आयरन के आगे लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3 से कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या मिल रहा है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। और अब हम जब फाइनल काउंट कर रहे हैं तो हमें बराबर मिल रहा है, सब बराबर मिल रहा है, यानी कि आयरन भी 3 एटम दोनों में है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन भी दोनों में 8 है और ऑक्सीजन भी दोनों में 4 है। इस प्रकार से यह रिएक्शन जो है केमिकल इक्वेशन के रूप में बैलेंस हो चुका है। और इसको यहाँ पर फाइनली आपको दिया हुआ है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब बिल्कुल ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करते समय हमें एक एक स्टेप चलना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लंबा लग जाता है, लेकिन आप बैलेंस कर लीजिएगा एक एक स्टेप करके आसानी तरीके से, ठीक है। तो अब आप केमिकल इक्वेशंस के बारे में जान चुके हैं, केमिकल इक्वेशन का टाइप जान चुके हैं, और उसको बैलेंस करने का जो तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड उसके बारे में जान चुके हैं। और किस बेसिस पर करते हैं, तो लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर करते हैं हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। देख लीजिए ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर ये रिएक्टेंट के रूप में था और ये था प्रोडक्ट के रूप में।
ठीक है। तो दोनों में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर हो चुका है नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देते हैं ताकि वो इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। तो ये था अपना। अब इसके आधार पर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमवर्क में मैं कुछ दे दूंगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को, और एक नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको, इस चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो मिलेगा, उसमें मैं एक दो रिएक्शंस को और बैलेंस करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगर कहीं से डाउट भी थोड़ा सा है ना, तो उसको क्लियर कर लें आप लोग, और उसके बाद आप लोग उसके आधार पर कम से कम 8-10 इक्वेशंस को बैलेंस करके खुद से बना लीजिएगा। तो इससे बचा हुआ आप जो थोड़ा बहुत जो रह गया, ऐसे तो चैप्टर जो अब खत्म होने को है, इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ रह गया है, थोड़ा सा बचा हुआ रह गया मतलब कि मैंने आपको बोला था कि एक दो टॉपिक को मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि एक्टिविटी स्टेज हम थोड़ा सा बता देंगे, एक्टिविटी स्टेज के बारे में, फिर मेटल नॉन मेटल भी पढ़ना है, और थोड़ा सा रेंसिडिटी के बारे में हम बात करेंगे, और थोड़ा सा कोरोजन के बारे में बात करेंगे। तो उसके साथ एक लास्ट वीडियो में एक दो इक्वेशन और दे देंगे ताकि आप लोग उसको समझ लीजिए, दिक्कत आप लोगों को ना होने पाए। ठीक है।